कि ये बीजेपी वर्सेस सपा लड़ाई नहीं हो रही थी। उत्तर प्रदेश में जमीन पर जो लड़ाई हो रही थी वो बहुजन समाज पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी हुई। कैसे हुई? और वो एक तरह से मैं देखता हूं कि वो ठीक थी। वहां बहन जी ठीक थी। क्यों ठीक थी? अब आप प्रश्न हो सकता आज मेरे से ये गलत प्रश्न कर सकते हैं। उसमें बहन जी बिल्कुल ठीक थी। बहन जी की रणनीति क्या थी कि जो बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जो तैयार किए हुए नेता जैसे ओम प्रकाश राजभर जी, रामअचल राजभर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी या दारा सिंह चौहान जी और जैसे धर्मवीर सैनी जी या दद्दू प्रसाद जी, जिनको मान्यवर काशीराम साहब ने विचार एक धारा पे तैयार किया। और वो जो सिपह सालार थे, वो जब बीएसपी को धोखा देके चले गए तो बहन जी ने उन्हें, वो चले कहाँ गए? वो सपा में नहीं गए थे, वो डायरेक्ट गए थे बीजेपी में। तो बहन जी ओबीसी लीडरशिप से प्रैक्टिकली जो कहीं ना कहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है कि वो नाराज थी और उन्होंने फैसला कर लिया। क्या फैसला जो किया कि ये ओबीसी लीडर्स जो बहुजन समाज की विचारधारा को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उनको सबक सिखाया जाए। और वो सबक सिखाया भी। कुछ तो सबक, जब बीजेपी में गए वहां सम्मान नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी में मौर्य साहब को देखते कितना बड़ा सम्मान था। तो जब वो पार्टी छोड़ के गए, जब उन्होंने देखा कि वहां बेइज्जत हुए, तो वो छोड़ के वहां से फिर पहले वो बीजेपी में गए, बीजेपी से सपा में गए। तो बहन जी ने जो सबक सिखाने का काम की, नहीं उनको हराना है। जिस तरह से वो सीट, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या ये सारे के सारे हार गए, सबक मिल भी गया। और उस सबक सिखाने के चक्कर में बहुजन समाज का बड़ा नुकसान हुआ, ओबीसी समाज का बहुत भारी नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल एक पे आ गई, बिल्कुल वहीं 1985 के लेवल पे आ गई। तो बहुजन समाज का नुकसान हुआ, सपा बसपा का तो नुकसान हुआ ही हुआ। सपा को कौन सा फायदा हो गया? ये सारे, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी या वो सब अगर सत्ता में आ जाते, वो भी नहीं आ पाए ना, तो सपा का भी नुकसान हुआ इस लड़ाई से। जो मैं देख रहा था, मैं कम से कम 30 से 40 जिलों में गया, वहां मैंने देखा 100 से ज्यादा विधानसभाओं में मैं जमीन पे देख रहा था। लड़ाई बीजेपी वर्सेस थी नहीं, बीजेपी वर्सेस नहीं थी, बीएसपी तो पहले ही लड़ रही है क्योंकि वो विचारधारा की पार्टी है, वो लड़ रही है बीजेपी। लेकिन लड़ाई यहाँ जमीन पे हो रही थी, वो सपा वर्सेस भाजपा हो रही थी। कैसे? जाटो वर्सेस जाटो। मैं उदाहरण देके समझाता हूं आपको कि जैसे टूंडला विधानसभा क्षेत्र में सपा ने जाटो खड़ा किया, बीएसपी ने जाटो खड़ा किया। जाटो वर्सेस जाटो, जैसे यादव वर्सेस यादव, जैसे कुर्मी वर्सेस कुर्मी, राजभर वर्सेस राजभर, जैसे मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम, जैसे खटीक वर्सेस खटीक, तो अलग, और इवन ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण, जहां जैसे बीएसपी ने ब्राह्मण करे वहां ब्राह्मण खड़ा किया। तो ये लड़ाई जो जातियों की लड़ाई, जातियों खासकर एससी वर्सेस एससी और ओबीसी वर्सेस ओबीसी, जो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी और आरएसएस का थिंक टैंक जो वो चाहते हैं कि जातियों में आपस में तोड़ना है, वो सफल हुए। और बहुजन समाज की जो सपा पार्टी के जो कैडर्स है वो अभी कैडराइज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, जैसे वो इस बात को जो थिंक टैंक हैं, जैसे यादव जी हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने ये बात कही थी। उन्होंने प्रश्न उठाया था कि आप एक तरफ जय भीम भी बोलो, एक तरफ वो क्या बोलते हैं परशुराम का मूर्ति बनाएं, लेकिन दोनों की अगर बात कर रहे हैं तो लग रहा है या तो ना तो आप अम्बेडकरवादी हैं ना आप वो हैं, तो आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। ऐसी बात प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कही है। तो कहीं ना कहीं अब बहुजनों के थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि वो लड़ाई किसके खिलाफ लड़े। जमीन पे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ, एटलीस्ट बीजेपी बिल्कुल हार जाती। सर आपको नहीं लगता अब इन बहुजनों को मान्यवर साहब के रास्ते पे चलना पड़ेगा अगर इन्हें समाज का हित सोचना है तो? हाँ गजेंद्र जी, जब मान्यवर काशीराम थे तो इस तरह के जब बहुत बड़ा आंदोलन, अभी तो कुछ भी नहीं था, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था बीजेपी के खिलाफ, फिर भी बीजेपी जीत गई। कैसे जीत गई? वो जो सपा वर्सेस भाजपा की लड़ाई में जीत गई, बीएसपी की लड़ाई में जीत गई। जब उन्होंने कहा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अगर एसपी और बीएसपी दोनों मिलकर के, बहुजन समाज के लोग
SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग मिल के लड़ें तो 100 साल तक सिर्फ यही सत्ता में रहेंगे, कभी भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन ये नहीं इकट्ठे हो सकते क्योंकि उसके लिए विचारधारा अपनानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं दूसरा एक और फैक्टर है, 2 फैक्टर हैं। एक तो विचारधारा ना अपनाना, बाबा साहब, बुद्ध, फूले, पेरियार, अम्बेडकर। फूले की विचारधारा तो बैकवर्ड के नेता हैं, साहू जी महाराज की विचारधारा। तो अगर अखिलेश जी या सपा पार्टी या ओबीसी की अन्य पार्टियां जैसे आरजेडी है और जेडीयू है, बहुत सारी ओबीसी पार्टियां हैं, भारत भर में वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना पाई आज तक? इसलिए नहीं बना पाई कि क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और नया समस्या हुई है, वो मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में एक नई रणनीति जो विचारधारा को तोड़ने के लिए, एक तरफ तो ओबीसी जातियों का जो उभार आया मंडल कमीशन से आया, और वो उभार आरक्षण तो खत्म कर दिया प्राइवेटाइजेशन से। अब उन्होंने कहा ये ओबीसी रुके कैसे रहे, ओबीसी जातियां रुके कैसे रहे। तो एक तो जातियों में के साथ आते अधिकाड़ा आते पछड़ा, मल्लाह में आपस में वो आरक्षण के लिए लड़ रहे थे। इलेक्शन से पहले ऐसा हुआ, लखनऊ में बहुत बड़े तमाशा हुआ, लेकिन फिर बाद में फिर वो मिल गए। ओबीसी जातियों को आरक्षण तो वो खत्म कर ही दिया, लेकिन एक नया चीज पैदा कर दिया आरएसएस ने 10 साल पहले। क्या? लाभार्थी, नया शब्द डिजाइन किया, लाभार्थी। लाभार्थी क्या है? ये लाभ लेने वाले, लाभ लेने वाले। तो एक लाभार्थी वर्ग पैदा किया इस विचारधारा को खत्म करने के लिए, मंडल कमीशन की विचारधारा को। और लाभार्थी वर्सेस मंडल कमीशन की विचारधारा। मंडल कमीशन की विचारधारा है क्या कि वो देती है, वो आपको देती है नौकरी देती है। और ये लाभार्थी क्या देता है? टेम्परेरी क्या दे रहे हैं कि साहब आप लैपटॉप ले लो, आप बिजली फ्री ले लो, आप सिलेंडर ले लो, आप ये जो छोटे छोटे 6,000 रुपये दे दिए, 2,000 रुपये दे दिए, जनधन खाता खुलवा लो। तो ये एक टुकड़ों टुकड़ों में डालना किसी इंसान का, जो सरकारों का दायित्व क्या होता है मान्यवर? सरकारों का काम होता है वहां के नागरिकों को रोजगार देना। तो रोजगार तो दिया नहीं, लाभार्थी वर्ग पैदा करने की बहुत बड़ा काम हुआ। और ये बेचारे गरीब लोग, बेरोजगारी से पीड़ित लोग, ये लाभार्थी बन गए। नौकरी जो कोरोना पीरियड में छोटी नौकरी, वो लाभार्थी बन गए। सवाल तो यही है ना, तो लाभार्थी वर्ग जो है बीजेपी ने और आप पार्टी आरएसएस की पार्टियों ने पैदा किया है। ये बेचारे बहुत भोले वाले लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, जैसे करीब 2 से 3 करोड़ लोग जो कोरोना से पीड़ित लोग थे, वो सड़कों से पैदल चल के गए, लेकिन उन्हें वो भूल गए। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, या उन्हें आज मिल गया खाने को, बस कल के लिए भूल गए। तो वो बेचारे ये, और दूसरा क्यों भूल जाते हैं, वो डेली उनकी महिलाएं देखती हैं, टीवी पे देखती हैं कि उनके ये हो रहे हैं, उनको टीवी के द्वारा महिलाएं बहुत बुरी तरह से इंडोक्ट्रिनेट होती हैं। ये लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और उनको लगता है ये गरीब लोग इसलिए भी भूल गए कि वो कहाँ हल चलाने जाते हैं। ये गाँव में गए, गाँव में किन के खेतों में काम करने गए? उन्हीं अमीर लोगों के खेतों में काम करने गए। तो वो कैसे उनके विरुद्ध वोट डालें? अगर वो विरुद्ध वोट डालते तो झगड़े हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना मारपीट कितनी हुई। झुग्गियों झोपड़ियों में रहने वाले लोग, किसान जो था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़ा विरोध कर रहा था बीजेपी का, लेकिन बीजेपी वहां मजबूत निकली। मजबूत निकली या नहीं निकली, मैं उस पर चर्चा मैं जानबूझ के मैं नहीं करना चाहूँगा जिस पे आप प्रश्न ले जाना चाह रहे हैं। मैं और उस पर जो पार्टी हारी है, सपा हारी है, उसकी लीडर ने, माननीय अखिलेश ने, या जब और भी जगह अलग अलग जगह पर जब माननीय केजरीवाल साहब हारे थे बनारस में, तो माननीय केजरीवाल साहब ने, या सबसे पहले माननीय लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में और सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम पर प्रश्न उठाए थे। जो पार्टी हारती है, जब वो कांग्रेस से हारे तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, हम हारे नहीं, हमें तो वोट दिया था जनता ने। तो ये बीजेपी और सपा ने भी सवाल, बीएसपी ने 2012, 2014, बहन जी ने 2012, 2014, 2017, 2019 हर बार ये प्रश्न उठाया। लेकिन सवाल ये है कि आंदोलन किस पार्टी ने किया? माननीय केजरीवाल साहब ने कब उठाया सवाल? जब वो पहले लाभ ले चुके थे
दिल्ली में सरकार उनकी बन गई, लेकिन जब बनारस में हारे तब सवाल उठाया। जब बहन जी कह रही थी ईवीएम में गड़बड़ है, तब बात वो नहीं सुनी जा रही थी। या तेजस्वी यादव जी ने ये प्रश्न कब उठाया, जब तेजस्वी यादव जी की गवर्नमेंट बनते बनते रह गई। जब गवर्नमेंट बनते बनते रह जाती है तब वो प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया। उन्होंने आंदोलन कभी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने लाभ लिया है। मानते ईवीएम में गड़बड़ है? सवाल ये है कि जितने ये ईवीएम एक मशीन है, ये मशीन है, मशीन तो, और जैसे टीवी ऑन हो सकता है, टीवी ऑफ हो सकता है, इस रिमोट से हो सकता है, रिमोट से, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक है ना, क्यों नहीं हो सकता? मशीन क्यों खराब नहीं हो सकती? और खराब मशीनों की तो रिपोर्ट आती रहती है, इतने झगड़े होते रहते हैं। सवाल ये है कि मत गणना, या जो जिसको कहते हैं मतदान नहीं, जो मत डालना, मतदान नहीं, जब मतों का डालना, तो उसके लिए बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो सकता? दिक्कत क्या है? और ईवीएम लगा के फायदा क्या हुआ? ये बताओ, महीने भर में चुनाव ईवीएम से होते तो मैं क्या करूं इन ईवीएम का? ईवीएम से फायदा क्या हुआ? कोई मुझे बताए एक फायदा हुआ। एक महीने भर में चुनाव हुआ, 84 में, चाहे 85 86 में, चाहे, और पहले देखो कितने 10 दिन में चुनाव हो जाते थे, तब बैलेट पेपर से होता था। तो 10 दिन में चुनाव ज़्यादा अच्छा होता था कि महीने भर ये सब चलता रहता अच्छा होता। तो पहली बात ईवीएम से, और फिर ईवीएम में फेथ नहीं है। जब ईवीएम में पार्टियों का ही फेथ नहीं, जनता का फेथ नहीं, तो ईवीएम है क्यों? क्या किसी का पक्ष लेने के लिए? मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि इसमें बिल्कुल पक्का 100% गड़बड़ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अब बीएसपी में क्या सुधार होने चाहिए? आप बीएसपी का बात कर रहे हैं सर। बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स को, मैं तो एक कार्य करता हूं, सामाजिक कार्य करता हूं। मीडिया मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया से लेके मीडिया मैनेजमेंट को सही तरीके से करना, इस तरह के। दूसरा कि थिंक टैंक, कम से कम 100 थिंकर से इंडिपेंडेंट थिंकर जो प्रश्न कर सकें। बहन जी से कहें, बहन जी ये ठीक नहीं है, ये गलत होने जा रहा है, और बहन जी सुन लें उन प्रश्नों को। ऐसा देखिए, ऐसा थिंक टैंक जनरेट करना होगा, बिल्कुल रखना होगा फीडबैक देने वाला। क्योंकि अगर उनकी बात नहीं सुनो, थिंक टैंक बना भी लिया, अगर उसकी बात नहीं सुनी तो क्या फायदा? जैसे कि अगर जिला लेवल पे रैली हो, आज से क्या कितनी है, 304 विधानसभाएं थी, 403 विधानसभाएं थी, तो 403 रैलियां हो, क्या दिक्कत है? 6 महीने में हो, क्यों नहीं हो सकती? 6 महीने में क्यों नहीं हो सकती? तो रणनीतिक निर्णय लेने पड़ेंगे कि जिला लेवल पे ही रैली बहन जी की हो। ये बहुत भारी गलती हुई है। फ्यूचर में सर्किल लेवल पे रैली नहीं होनी चाहिए, जिला लेवल पे होनी चाहिए, बहन जी के लेवल पे। दूसरा कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं उन पर प्रश्न नहीं उठाता, मैं उनकी सवाल, उनकी कोई जिम्मेदारी भी तो है ना। अकेली बहन जी की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी तो जिम्मेदारी है, जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। तो फिर उनके टेस्ट भी होने चाहिए ना, समय समय पर उनके टेस्ट हो जाने चाहिए। जैसे कि कितने उन्होंने कैडर लिए जिला लेवल पे, विधानसभा लेवल पे कितने कैडर होते? बीएसपी ने जो उस समय माननीय काशीराम साहब कैडर लेते थे, वो वाला कैडर गांव-गांव। अब कैडर भाईचारा कमेटी होती है, भाईचारा कमेटी की बात नहीं कर रहा। अब क्या होता है, उन्होंने भाईचारा कमेटी से क्या वोट मिलते हैं? कैडर तो आप बताइए ना, सावित्रीबाई फुले जन्मदिन, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन मनता है, वो तो कोई भी मनाता है, बाबा साहब अम्बेडकर का और मान्यवर काशीराम साहब का। लेकिन बहुजनों के तो बहुत सारे बहुजन नायक हैं, उन सबके जन्मदिन क्यों बीएसपी जिला वाइज और विधानसभा लेवल पे क्यों नहीं मना सकती? बहुत सारे हर दिन कार्यक्रम 1 जनवरी से लेकर के 365 दिनों कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यक्रम मनाने होंगे। सामाजिक कार्यक्रम, मैं वोट की बात नहीं कर, 5 साल कार्यक्रम करने होंगे। अब 3 महीने और 6 महीने अकेले वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं बीएसपी, बाकी 5 साल क्या करते हैं? 4.5 साल क्या हो रहा है? तो हमें 4.5 साल कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। कार्यकर्ताओं को, मैं लीडरशिप पे प्रश्न बिल्कुल नहीं उठा रहा, लीडरशिप क्योंकि वो योग्य हैं। जब हम लोग कभी काशीराम साहब के भाषण सुन करके थोड़ा थोड़ा समझ गए, बहन जी ने तो मान्यवर काशीराम साहब के साथ 21 साल 22 साल तो लगाए हैं ना, लगाए ना। तो
उनको ज़्यादा पता है। समस्या बहन जी के लेवल पे नहीं, समस्या उनसे डाउन लेवल पे जितने भी लेवल्स हैं उन सारे लेवल्स के करेक्शन का वक्त आ गया है। उनकी जिला लेवल पर, विधानसभा लेवल पर 5 साल बाद जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, हर 6 महीने और साल भर में जिम्मेदारी होनी। कितने कैडर लिए और कैडर का परिणाम क्या आया। एक बात और, बीएसपी की मेंबरशिप का अभियान जैसे बीजेपी चलाती है, सब पार्टियां चलाती हैं, तो हमने कोई कैडर सब अभियान चलाता है। एक पर्ची लेने काटना अलग बात है, नहीं कैडर के अलावा जैसे कोई थिंक टैंक को जनरेट करना, सोशल मीडिया में, अरे इतना रैलियों में लाखों रुपए खर्च होता है, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं मीडिया मैनेजमेंट पे, जैसे आप जैसे ऐसे लोगों को क्यों नहीं, क्या आप लोग समाज में जाते हैं, आप काम करते हैं समाज पे, जब वो लोग, तो हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें खरीद ले, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जो वैचारिक मीडिया पर वैचारिक क्रांति करने वाले सोशल मीडिया जो है, बहुजन सोशल मीडिया, जानबूझ के ये शब्द मैं कह रहा हूँ, ये शायद पता नहीं थिंकर्स हमारी बात को अन्यथा ना लें, और मीडिया वाले आप लोग भी गलत बात ना समझें कि मीडिया भी, भारत का मीडिया 2 भागों में, बिल्कुल 2 भागों में विभक्त हो गया है। एक मीडिया जो मनवादी मीडिया या गोदी मीडिया जिसको कहते, वो सिर्फ 15% की बात करता, वो 85% की तो बात ही नहीं करता। तो अब बहुजनों को बहुजन मीडिया, सशक्त बहुजन मीडिया खड़ा करना होगा।